हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो पिछला वीडियो था वो यूटीआई के ऊपर था, जिसको कि हम जो कि 2-4 मिनट का ही वीडियो था। तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो हार्ट डिजीज़ के ऊपर होगा, और हम लोग हार्ट डिजीज़ को पूरा अच्छे से आज देखने वाले हैं। और ये हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है, ठीक है। तो और डायबिटीज़ की बात हमने पहले कर ली है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलेटस के बारे में। तो ये हमने बात कर ली है पहले ही। आज हम हार्ट डिजीज़ को देखेंगे, फिर उसके अगले बार में हम एसटीडी वगैरह देखेंगे और एड्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग। तो हमारा टॉपिक है कार्डियक डिजीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान हृदय की बीमारियाँ। तो वैसे ही हृदय की बीमारियाँ बहुत कम होती है, 1% से भी कम केस में ये पाई जाती है। पर जो होता ये क्यों है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे कि जो 5 से 10% जो वो होता है, मतलब कि सारी चीज़ें, ब्लड का वॉल्यूम भी लगभग 20 से 30% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो परिसंचरण तंत्र होता है हमारा, या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस पर ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। वैसे एक नॉर्मल हार्ट में इसको संतुलित करने के लिए रिजर्व क्षमता रहती है, रिजर्व पावर रहती है। परंतु जो हार्ट है वो क्षतिग्रस्त हो या फिर रिजर्व क्षमता कमज़ोर होती है, तो ऐसी स्थिति में कार्डियक फेलियर वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। और जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और हम पहले देखते हैं इसकी बीमारियों के बारे में। जो हार्ट की डिजीज़ होती है, इसमें पहले तो रूमेटिक डिजीज़ होती है, फिर कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती है। रूमेटिक डिजीज़ में माइटल स्टेनोसिस और आयोटिक स्टेनोसिस होता है। माइटल स्टेनोसिस में एक मिट्रल वाल्व होता है हमारा, वो जो है छोटा हो जाता है, और आयोटिक स्टेनोसिस में एक एओर्टिक वाल्व होता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में फिर साइनोटिक डिजीज़ होती है, एसाइनोटिक डिजीज़ होती है, अदर कॉन्जेनिटल और कार्डियोमायोपैथी। जो साइनोटिक डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें कि जो है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए इसको साइनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि साइनोटिक सिम्टम्स दिखते हैं इसमें कि ब्लू कलर का स्किन होना या फिर नेल होना, ये सारी चीज़ें। एसाइनोटिक में दिक्कत तो होती है, पर जो बॉडी में बिना ऑक्सीजन वाला या कम ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जाता है। फिर अदर में तो अदर बीमारियाँ। और कार्डियक मायोपैथी में क्या होता है, कार्डियक का जो मायोमेट्रियम वाली जो मसल होती है उसमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कि कार्डियक फेलियर और हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हमें दिखने को मिलते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले है कि मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस में बताया कि एक समान प्रकार का डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि मिट्रल वाल्व जो होता है वो नैरो हो जाता है, ये सकड़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस के दौरान जो है एओर्टिक वाल्व जो होता है वो सकड़ा हो जाता है, और अधिकांशतः केसेस जन्मजात होते हैं, परंतु कुछ केसेस न्यूमेरिक ओरिजिन के हो सकते हैं। फिर तीसरा जो है फाइलोस्टेटोलॉजी। फाइलोस्टेटोलॉजी जो है ये साइनेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर आता है, जिसके अंदर की ऑक्सीजन की कमी होती है। तो फाइलोस्टेटोलॉजी बहुत कॉमन प्रकार का होता है, इसमें 4 तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। 4 डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। 4 डिफेक्ट में पहले होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, और फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डेक्स्टर पोजीशन ऑफ एओर्टा, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये जो है फाइलोस्टेटोलॉजी में ये सारे चारों जो है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर चौथा जो है एसेन-मेनिंजर्स सिंड्रोम बोलते हैं। इस सिंड्रोम के दौरान मरीज के दाईं से बाईं और ब्लड की सेंटिंग पाई जाती है, तथा पल्मोनरी हाइपोटेंशन उपस्थित रहता है, यानी कि जो पल्मोनरी जो हार्ट से लेकर लंग्स तक जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होता है, उसके अंदर हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी कि उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है। फिर आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें जो है दाएं और बाएं के मध्य में जो ओपनिंग पाई जाती है, वो ब्लड के दाएं से ओर सेंटिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जन्मजात बीमारियां होती है। इसमें क्या होता है ना कि जब बच्चे का हार्ट जब बन रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि इस तरह से जो डिवीज़न रहता है, ठीक है, इसमें छेद रहता है बच्चे के इसमें। तो इधर से जब हार्ट जो खून आता है तो वो इसमें चला जाता है, ब्लड आता है तो। पर ये जन्म होने के बाद ये बंद हो जाता है। तो ये बंद अगर नहीं हो पाते तो इसको बोलते हैं आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये भी इसी तरह का होता है कि वेंट्रिकल्स के जो ऐसे होता है, ये एट्रियम होता है, ये वेंट्रिकल होता है। तो एट्रियम में होता है तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और वेंट्रिकल्स में होता है तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर पेशेंट डक्टर एट्रियोसिस, इसके अंदर क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, या जिसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे अगर हम हार्ट की बात करें तो यहाँ से खून जाता है उसमें लंग्स में, ठीक है, और जो एओर्टा होता है यहाँ से इधर निकलता है। तो इन दोनों के बीच में जो है ना सेंटिंग हो जाती है, यानी कि दोनों के बीच में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कि ब्लड मिक्स हो जाता है। फिर कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा। कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है कि एओर्टिक आर्च का सकड़ा होना कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा कहलाता है।
फिर मार्फन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इतना ज़्यादा ये दिक्कत है नहीं, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। कार्डियक फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट के विभिन्न भाग तक जो है उसकी आपूर्ति के लिए ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कि कार्डियक फेलियर कहलाता है। प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में या डिलीवरी के बाद 4-5 महीने के दौरान ये कार्डियक फेलियर होने का जो है सिम्टम होता है, जिसको कि हम लोग पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। पेरीपार्टम मतलब कि डिलीवरी के आसपास, या फिर कार्डियक मायोपैथी में कार्डियोमायोपैथी मतलब कि कार्डियक का जो मायोमेट्रियम का दिक्कत होना। हार्ट अटैक में क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम देखने को मिलता है, परंतु ये होता क्यों है, मायोकार्डियल जो टिश्यू होता है उसका नेक्रोसिस हो जाना। नेक्रोसिस मतलब कि टिश्यू का मर जाना, उसकी वजह से ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहलाता है, MI भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्रेडिंग, जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन यानी कि NYHA, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन, ये जो है ग्रेड करता है। ग्रेड में क्या होता है कि अगर महिला में कार्डियक डिजीज तो है, यानी कि हार्ट दिल की बीमारी तो है, लेकिन उसके जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक गतिविधि, इसमें से कोई लिमिटेशन नहीं है, आराम से महिला सब काम कर लेती है, तो उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। और दूसरे में क्या होता है कि हल्की सी लिमिटेशन पाई जाती है, जैसे कि घूमने फिरने में जो है डिस्पनिया यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, थकान जल्दी हो जाती है। मरीज को अगर आराम कर रहा होता है उसको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो उसको डिस्कम्फर्ट होने लगता है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि उसका फिजिकल एक्टिविटी में बहुत कमी आ जाती है, कि वो आराम में तो कंफर्टेबल रहता है आराम करने में, परंतु अगर थोड़ा सा भी गतिविधि करेगा तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। ग्रेड 4 में क्या होता है कि उसको आराम करने पे भी वो नहीं मिलता, मतलब कि कंफर्ट नहीं मिलता, उसको अच्छा नहीं लगता, आराम करने में भी वो अनकम्फर्टेबल रहता है। फिर जो है इसके लक्षण के बारे में देखें, लक्षण में वही दिल की बीमारियां हैं तो वही होगी, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, सिनोप्सिस यानी कि मूर्छा आना, शरीर का नीला पड़ जाना, कफ के साथ रक्त आना और दिल का आकार बढ़ जाना, एरिथमिया, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक मरमर, यानी कि इसमें अगर स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो मरमर की साउंड आती है। फिर इसमें जांचें जो है वो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, ये भी वही है, और फिर ECG इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ये इकोकार्डियोग्राफी है। फिर हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हार्ट फेलियर हो सकता है, मदर की डेथ हो सकती है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एडिमा हो सकता है, सबक्यूटेनियस बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस हो सकता है, फिर रूमेटिक कार्डाइटिस हो सकता है। बच्चे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो अबॉर्शन हो सकता है, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यानी कि उसकी ग्रोथ में कमी आ सकती है। फिर प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है और बच्चे में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। फिर मैनेजमेंट हम देखते हैं, मैनेजमेंट का सबसे पहले पर्पस देखते हैं, उसके बाद फिर हम एंटी नेटल मैनेजमेंट यानी कि प्रसव के पहले मैनेजमेंट देखेंगे और फिर प्रसव के दौरान भी मैनेजमेंट देखेंगे। तो मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है कि शुरुआत में स्टेजिंग करके डायग्नोस कर लेना, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका ग्रेड पता कर लेना कौन से ग्रेड का है। फिर कार्डियक फेलियर की रोकथाम करना, फिर उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये समझे हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़े हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को रोकना, ये इसका पर्पस होता है। फिर मरीज को ऑब्स्टेट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों से मिलने के लिए सुनिश्चित करना, तो मतलब कि उसको ऐसी जगह भेजना जहाँ पे कि वो ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि जो बच्चे से रिलेटेड देखते हैं और जो कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल के डॉक्टर होते हैं, दोनों को एक जगह उनका मिल जाए और दोनों से पर्याप्त उसका देखभाल सुनिश्चित हो सके। तो फिर एंटीपार्टम हेमरेज एंटीनेटल मैनेजमेंट के हम देखते हैं। तो एंटीनेटल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट को प्रेगनेंसी जो महिला होती है उसको हृदय की जो बीमारियां अगर डायग्नोस हो जाए तो उसको जो टर्सरी देखभाल केंद्र हो जाता है, यानी कि टर्सरी देखभाल केंद्र या टर्सरी केयर सेंटर, ऐसा सेंटर जहाँ पे भी कि ऑब्स्टेट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों डॉक्टर मौजूद हो, वहाँ पे रेफर कर देना चाहिए। फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लास्ट के टाइम पे, यानी कि अगर ग्रेड 1 है तो जो EDD होता है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, डिलीवरी का जो टाइम नज़दीक आ जाता है तो उसके 1-2 सप्ताह पहले भर्ती कराया जाता है। ग्रेड 2 है तो 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि लास्ट का जो 2-3 महीना होता है उसमें भर्ती कराया जाता है। पर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है तो उसको पूरा देखभाल अस्पताल में किया जाता है। हालांकि किसी जटिलता के उत्पन्न होने पर या स्थिति के खराब होने पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को भी मतलब कि इमरजेंसी में तुरंत ही अस्पताल लेकर भर्ती करना चाहिए, पर नॉर्मली इसको घर पे हो जाता है सेवा। फिर महिला को कोल्ड इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसी देखभाल प्रदान करनी चाहिए। महिला तथा उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। एंटीनेटल पीरियड के दौरान जांच करते रहना चाहिए और अगर महिला को शारीरिक एक्टिविटी करने से मना करना चाहिए, मतलब कि पर्याप्त बेड रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए। फिर जो इमोशनल स्ट्रेस को दूर रहने के लिए बोलना चाहिए। चाय कॉफ़ी वगैरह मना करना चाहिए खाने के, और डाइट में जो है नमक और फैट इसको कम करना है और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। फिर रूमेटिक फीवर की देखभाल के लिए एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक में हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं। फिर जो पेशेंट में कार्डियक फेलियर होने की संभावना अधिक होती है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि
एनीमिया या फिर जो हाइपरटेंशन वाली महिलाएं उसको विशेष ध्यान दिया जाता है। जो ओबीस महिला होती है, मोटी जो महिलाएं होती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म और एरिथमिया से जो ग्रसित महिला होती है उसमें ध्यान दिया जाता है। फिर एनीमिया वाली जो महिला होती है उसमें आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह सप्लीमेंट्री दिया जाता है। फिर जो गर्भवती महिला एवं गर्भवत शिशु की कुशलता के लिए हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना चाहिए, जैसे कि प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी कि पल्मोनरी जो आर्टरी या वैन होता है उसमें जो प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें वो करना चाहिए, गर्भावस्था का समापन करना चाहिए। या फिर एसेनमेंगर सिंड्रोम है, या फिर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की पर वो है बीमारियां, और वो भी प्राइमरी गर्भिडिया है, मतलब कि पहली बार माँ बनी है, तो उसमें भी अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है लेकिन हार्ट डिजीज़ उसमें पहले कार्डियक फेलियर की हिस्ट्री रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोलना चाहिए कि अवॉइड करवा लेने के लिए। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट लेबर के दौरान, ये सब ने एंटीपार्टम में देखा। फिर हम देखते हैं लेबर के दौरान, तो लेबर में 3 स्टेजेस होते हैं, हमें पता है। पहला स्टेज जिसमें कि डायलेशन होता है, यानी कि फैलाव होता है 10 सेंटीमीटर तक सर्विस का, तो उसमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। तो बेड रेस्ट देंगे, ऑटोकेवियल कंप्रेशन को कम करने के लिए, लेटरली स्थिति में लेटाने के लिए, यानी कि बायां साइड बायां करवट लेट के बोलते सोने के लिए। फिर वाइटल साइन में से चेक करते रहेंगे। एंजाइटी को दूर करने के लिए सीडेटिव दवाइयाँ देंगे। सीडेटिव दवाइयाँ क्या करती है कि एक तरह से सुस्त कर देती है दिमाग को, तो उस एंजाइटी के लिए वो देंगे। फिर एपिड्यूरल एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, ठीक है। एपिड्यूरल मतलब कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उसमें, और एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ। फिर ऑक्सीजन देना चाहिए। फिर पर्पुलर एंडोकार्डियम की रोकथाम के लिए 48 घंटे तक प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक वगैरह देते रहना चाहिए, जिसमें कि एम्पिसिलिन या फिर जेंटामाइसिन वगैरह देते हैं। फिर गर्भवती महिला और गर्भवत शिशु की वेलबींग को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। फिर द्वितीय जो अवस्था होती है, इसमें पता है हमें कि बच्चा बाहर आता है, ठीक है, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो इसमें क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। जोर लगाने से अगर हार्ट में दर्द होता है तो उसको मरीज को ऐसा करने से मना करना चाहिए। और अगर द्वितीय अवस्था में कम करने के लिए जो पुडेंटल और पेरिनियम ब्लॉक यानी कि लो फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी करवाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फोर्सेप के बजाय वैक्यूम को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि फोर्सेप डिलीवरी के दौरान महिला को लिथोटॉमी पोजीशन देनी पड़ती है, जो कि कार्डियक लोड को बढ़ा देती है। लिथोटॉमी पोजीशन में क्या होता है कि महिला सीधा लेटी रहती है और उसके पैर जो है ऐसे करके ऊपर रखे होते हैं, ऐसे महिला लेटी रहेगी और पैर इसको ऊपर रखे रहते हैं, तो सीधा लेटना पड़ता है, जिसकी वजह से कि हार्ट पे दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वैक्यूम वाला डिलीवरी, यानी वैक्यूम जो का यूज करके डिलीवरी करवा दें, क्योंकि वैक्यूम डिलीवरी में सीधा लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम देखते हैं तीसरा जो अवस्था होती है। तीसरा अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा जो बच्चा डिलीवरी के बाद और जो वो प्लेसेंटा वगैरह होती है उसकी डिलीवरी होती है तृतीय स्टेज में। तो उसमें क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करते रहेंगे मरीज को शांत और आरामदायक स्थिति देने के लिए, और सीडेटिव दवाइयाँ भी हम दे सकते हैं। फिर प्रसव के दौरान अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, और अगर पल्मोनरी एडिमा वगैरह हुआ है तो IV फ्रूसेमाइड दे सकते हैं। फिर सूतिका अवस्था यानी कि थर्ड स्टेज के बाद वाला स्टेज, जिसको मॉनिटरिंग स्टेज बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि 24 से 48 घंटे तक किसी असामान्य स्थिति की कोई असामान्य लक्षण ना दिखे तो उसके लिए हम मतलब केयरफुली इसको मॉनिटर करते रहेंगे। 24 घंटे के दौरान जो है हर घंटे, अगला जो 24 घंटे होगा डिलीवरी के बाद, उसमें हर घंटे वाइटल साइन चेक करते हैं और कृत्रिम ऑक्सीजन दे देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, यानी कि ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के ज़रूरत पड़ती है तो देते हैं। फिर कार्डियक फेलियर के लक्षण उपस्थित नहीं हो तो उसे अपने गर्भवत शिशु को दुग्धपान कराने के लिए सलाह देनी चाहिए, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवाने के लिए बोलना चाहिए। और महिला को अपने बेड पर धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाने के लिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज धीरे धीरे करने के लिए बोलना चाहिए। महिला को सप्लीमेंट्री आयरन फॉलिक एसिड देना चाहिए। डिस्चार्ज करते समय जो है उसको कॉन्ट्रासेप्शन से संबंधित सलाह देनी चाहिए, और जिसमें कि हमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के या फिर बैरियर मेथड्स के बारे में जो सारी सलाह या जानकारी हमें देनी चाहिए। और महिला अगर अपनी फैमिली पूर्ण कर चुकी है, यानी कि अब उसको और बच्चा नहीं चाहिए आगे, तो हम फिर उसका ट्यूबेक्टमी या फिर वेसेक्टमी करने की सलाह देते हैं। और यदि हार्ट की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर ठीक है तो डिलीवरी के 1 सप्ताह के समाप्ति पर मिनीलैब ट्यूबेक्टमी की जा सकती है। फिर महिला को भावनात्मक तनाव से दूर रहने के लिए, यानी कि स्ट्रेस वगैरह से दूर रखने के लिए बोलना चाहिए, बेड रेस्ट करने के लिए, वेल बैलेंस डाइट लेने के लिए, और जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है उसको सही टाइम पे लेने के लिए, और फॉलोअप पे आने के लिए बोलना चाहिए। और अगर कोई भी असामान्य लक्षण दिखता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए बोलना चाहिए। फिर एक्यूट हार्ट फेलियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये एक नई बीमारी आई है जिसमें कि हमें पढ़ना है गर्भावस्था के दौरान तीव्र हृदय विफलता, यानी कि हार्ट फेलियर प्रेगनेंसी के टाइम। ये जो है 30 सप्ताह की अवधि के दौरान हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है।
या फिर डिलीवरी के तुरंत बाद हो सकता है। तो हार्ट फेलियर के लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो सांस लेने में तकलीफ होना और सांस फूलने लगना, साइनोसिस यानी कि नीला पड़ जाना शरीर, फिर अनियमित और तेज पल्स रेट हो जाता है, ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं, बलगम के साथ रक्त आने लगता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। हार्ट फेलियर के जिम्मेदार कौन कौन से कारक होते हैं, किसकी वजह से होता है? तो महिला का उम्र ज़्यादा होना, हार्ट फेलियर की पहले से हिस्ट्री होना, एरिथमिया की उपस्थिति होना, फिर एनीमिया और उच्च रक्तदाब की उपस्थिति होना, और महिला का वजन ज़्यादा होना, मल्टी प्रेगनेंसी है यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि उसमें एक से दो बच्चे, मतलब कि जुड़वा बच्चे वगैरह हैं तो उसमें, फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी होना। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो मैनेजमेंट के लिए जैसे हम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में करते हैं उसी तरह से हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि महिला को सिटिंग पोजीशन में या फिर हाई फॉलोअर पोजीशन में लिटाया जाता है और आवश्यकता के अनुसार को कार्डियक टेबल भी दिया जाता है। फिर महिला को चिंता बेचैनी को दूर करने के लिए इंजेक्शन, मॉर्फिन वगैरह के इंजेक्शन दे देते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार महिला को ऑक्सीजन भी देते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है तो। और फिर महिला के शिशु की वेलबींग का पता रखने के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फिर मूत्र यानी कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए डाययूरेटिक दवाइयाँ, जिसमें कि फ्रूसेमाइड होता है जिसको हम लोग लेसिक्स भी बोलते हैं, वो देते हैं। फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स के डायलेशन है तो ब्रोंको डायलेटर देते हैं, जिसमें कि एमिनोफाइलिन नाम की दवाई देते हैं। और फिर ब्रीदिंग पैटर्न इससे इंप्रूव होता है, क्योंकि जो ब्रोंको डायलेटर होता है वो क्या करता है ना कि जैसे ब्रोंका सही इतना चौड़ा है तो उसको फैला के थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कर देगा, जिससे कि आसानी से महिला सांस ले सके। फिर एयरवे को क्लियर करने के लिए सेक्रेशन होता है उसको हम ट्रेकोब्रेंकियल सक्शनिंग के द्वारा निकाल देते हैं। फिर महिला को 0.5 mg डाइजोक्सिन IM इंजेक्शन देते हैं और इसके पश्चात 0.25 mg मुंह के द्वारा टेबलेट के द्वारा देते हैं। फिर मरीज और उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक मतलब कि सहारा यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, समझाते हैं उसको। फिर महिला का इंटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं और एक्सेसिव अगर फ्लूइड इंटेक करने से उसको रोकते हैं। ये था हमारा हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसके बाद हम देखेंगे HIV इंजेक्शन और एड्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में जल्दी ही।